नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। विवाह संपन्न हुआ। अब वर और वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। पंडित जी ने मंडप पर बैठे जोड़े से कहा और हर तरफ तालियों की गूंज उठ गई। बेटी के माँ बाप की आंखें नम थीं। वर वधू खड़े हुए और वर और वधू जैसे ही खड़े हुए, इतनी भी क्या जल्दी है वकील साहिबा, जरा दूल्हे का दीदार तो कर लीजिए। सहरे के पीछे छुपे दूल्हे की भारी आवाज को सुन उस लड़की ने कदम ठिठक दिए। कुछ वक्त पहले उसके आंसू अपने माँ बाप से विदाई के लिए थे, पर अब उन आंसुओं की वजह कुछ और थी। वो लड़की उम्र 25 वर्ष झटके से दूल्हे की तरफ पलटी और अगले ही पल खींचने उसने दूल्हे का फेरा निकाल दिया और बस मैं उसके आगे 27 से 28 वर्षीय वो शख्स खड़ा था जो उसके लिए एक भयानक ख्वाब था। उसके आंसू का कतरा बहकर गालों पर लौट आया और आंख फाड़े वो अपनी इस बर्बादी को देखती रही। सरप्राइज, 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 आखिरकार दूल्हा बोला और उसने अपने गले में पड़े गठबंधन को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। सब भौंचक्का रह गए। कैसा लगा मेरा धमाका, मिस मृणाली सहाय? अरे नहीं नहीं, मिसेज मृणाली अश्वथ धनराज, दूल्हे ने कहा, जिसका नाम अश्वथ धनराज था। शादी की खुशियां मातम में पलट गई थीं। मृणाली की माँ कविता भागते हुए आई और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अचानक से हड़कंप कट गया। लड़के के माँ बाप बौखला चुके थे कि आखिर उनके बेटे की जगह ये शख्स क्या कर रहा है। ये तो हमारा वर्ण नहीं है, कहाँ है वो? और ये आदमी मंडप पे क्या कर रहा है? वरुण के पिता चीखे। इतने में मृणाली के पिता वीरेंद्र अश्वथ के पास आए। उनका खून खौल रहा था। इस पल आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? चिल्लाते हुए वो जैसे ही अश्वथ पर हाथ उठाने को हुए, उसी पल उसने वीरेंद्र की कलाई पकड़ ली। नहीं ससुर जी, ये गलती ना करना। एक बार आपकी बेटी ये गलती कर चुकी है और नतीजा आपके सामने है। उसकी आवाज़ में क्रोध साफ दिख रहा था। उसी वक्त पूरे हॉल में गोली चलने की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। सभी अश्वथ धनराज के आदमी थे और सबके हाथ में बंदूक थी। अचानक से पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। सब शोर शराबे से परे इधर अश्वथ की नज़र केवल मृणाली पर थी, जो सदमे में खड़ी थी। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब गया तो मृणाली की माँ कविता ने कस के अपनी बच्ची को खुद के आंचल में समेट लिया। दूर रहो, खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। याददाश्त कमज़ोर है क्या आपकी सासू माँ? भूल गईं, कुछ देर पहले खुद आपने कन्यादान किया है अपनी बेटी का। आपकी बेटी मेरी पत्नी है, कहकर अश्वथ ने झटके से मृणाली को अपनी बाहों में समेट लिया। मृणाली की आंखें लाल थीं। मज़ा आएगा वकील साहिबा, तुम्हें टूटते देख बहुत मज़ा आएगा, अश्वथ ने उसकी जलती आंखों में देखकर कहा। आखिरकार तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी, मृणाली नफरत से बोली। और अभी तो बहुत कुछ दिखना बाकी है। ये कहते ही अश्वथ ने सभी के सामने मृणाली के होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये नज़ारा देख सबकी आंखें फैल गईं। मृणाली के माँ बाप ने उसे बचाने के लिए कोशिश जरूर की, पर अश्वथ के आदमियों ने उन्हें रोक लिया। उनकी भी नज़रें शर्म से झुक गईं अपनी बेटी को भरे समाज में जलील होते देख। और अश्वथ बस उसके होठों को चूमे जा रहा था। उसने मृणाली की झटपटाती कलाइयों को अपने हाथ में थाम लिया, मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसे। वहाँ मौजूद भीड़ से मृणाली का चेहरा लाल पड़ गया और कुछ देर बाद अश्वथ ने धक्के से उसे अलग किया और अगले ही पल किसी
बोरे की तरह उसे अपने कंधों पर टांग लिया। वो छटपटा उठी और खुद को छुड़ा ना पाई। पीछे कविता और वीरेंद्र चीखते हुए रोते रह गए अपनी बेटी के लिए। कविता तुरंत उसके पीछे भागी तो अफ़त के आदमी फाहू ने बंदूक के निशाने पर उन्हें रोक लिया। एक झटके में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। रात के लगभग 2 बजे गाड़ियों का एक लंबा काफिला के आगे आकर रुका, जिसमें से एक धार से अफ़त मृणाली को लेकर बाहर निकला। उसने इस वक्त काली कमीज और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। कसा हुआ मजबूत शरीर, अच्छा खासा कद और सख्त मगर आकर्षक चेहरा। मुंह पर हल्की हल्की बियर्ड और आवारा से बिखरे बाल जो उसके माथे पर झूलते थे। कोई लड़की क्यों ना दिल हारे उस पर, मगर जो चीज़ बाहर से खूबसूरत हो जरूरी नहीं अंदर से भी हो। और यही बात अफ़त धनराज पर लागू होती थी। दिखने में हीरो की तरह लाजवाब था, मगर काम विलम से भी बदतर। इधर अफ़त मृणाली की बाहें पकड़ उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। वो फिर पीछे की ओर खींचने लगी तो अफ़त ने फिर उसे अपने कंधों पर टांग लिया। अथाह खूबसूरत लग रही थी वो, पर चेहरा रो रो कर लाल पड़ था। तीखे नैन, नक्श अफ़त के कंधे पर आता कद, पतला चरहरा सा गोरा बदन, हर मामले में अफ़त को टक्कर देने का दम था उसमें। यहाँ अंदर आकर अफ़त ने बेरहमी से मृणाली को जमीन पर पटक दिया, जिस वजह से उसकी कमर में गहरी मोच आ गई। वो दर्द के मारे करहा उठी, मगर अभी तो शायद उसके दर्द की शुरुआत भर भी थी, क्योंकि आगे उसे ना जाने किन किन चीज़ों से गुजरना था। जोड़े में फजी मृणाली अफ़त के पैरों पर खड़ी थी और अब अपनी आंखों से सनी आंखों से अफ़त को देख रही थी। तभी अफ़त उसे घूरते हुए उसके पास जाकर एड़ी के बल बैठ गया और अगले ही झटके में उसने मृणाली के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आहा! वो दर्द के मारे चीख उठी। चिल्लाओ वकील साहबा, और चिल्लाओ, कोई नहीं है यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला। इतना कहकर उसने वहाँ अपने आदमी फाहू को देख कर कहा, क्यों रे फाहू, कैसी लगी तुझे तेरी भाभी? अगर तूने इससे शादी की है तो बिल्कुल तेरे लायक है। अफ़त फाहू का जवाब सुन अफ़त जोरों से हंसने लगा। वहाँ खड़े 10 आदमी मृणाली का तमाशा बनते देख रहे थे। इधर अफ़त ने अपनी पकड़ मृणाली के बालों पर और मजबूत कर दी थी तो वो रो पड़ी। मत करो, दर्द होता है, वो तड़पते हुए बोली। ये तो बहुत मामूली दर्द है, अभी तो तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। वैसे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी टूट जाएगी, पर देख, आज तू मेरे पैरों में पड़ी मुझसे अपनी जिंदगी की गुहार लगा रही है। इसी को कहते हैं वक्त। कल तेरा था, आज मेरा है। और आखिरकार मृणाली दर्द में ही सही पर अफ़त को ललकारते हुए बोली, तुम बुज़दिल हो अफ़त, मुझे बर्बाद करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये साबित हो चुका है कि तुम एक नामर्द हो, जिसने 10 कुत्ते पाल रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। एक लड़की से बंदूक की नोक शादी करके तुम खुद की जीत का जश्न मना रहे हो। अरे थूकती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी खोखली जीत पर। चलो तो फिर एक मर्दांगी भी तुम्हें दिखाता हूँ, कहकर उसने झटके से उसे अपने कंधे पर टांगा और ऊपर कमरे में ले जाने लगा। उसके सभी आदमी खड़े थे, ये तमाशा बड़े ही आराम से देख रहे थे। ऊपर ले जाकर अफ़त ने मृणाली को बेड पर पटक दिया तो वो डर के मारे पीछे खिसकने लगी। इतने में ही अफ़त ने उसके पैरों को पकड़ लिया और खुद के करीब खींचते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। मृणाली ने हिम्मत जुटाकर अफ़त को खुद से दूर ढकेला और बेड से उठकर खड़ी होकर दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर दरवाज़ा ना खुला। वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी, क्योंकि शायद भूल चुकी थी कि यहाँ उसकी मदद करने दूर दूर तक कोई नहीं आने वाला है।
उसे यूं तड़पते बिलखते देख अफत जानवरों की तरह हंसने लगा। अब भी बेफिक्र पीठ के बल बिस्तर पर लेटा था और यहाँ मृणाली भागने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कोशिश जारी रखो, तुम्हें तड़पते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये कहकर अफत अब बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मृणाली की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख वो डर से खुद में ही सिमट गई और कांपते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अफत उसकी हर बात को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वो उसके एकदम पास आकर खड़ा हुआ तो मृणाली उससे दूर भागने लगी। मगर उससे पहले ही अफत ने अपना पैर उसके जमीन के लथेर रहे दुपट्टे पर रख दिया, जिसकी वजह से उसके कदम अपने आप ठिठक गए। वो मुड़ी और उसने अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा न हुआ। अफत ने अब वो दुपट्टा अपने हाथ में भर लिया और एक झटके में उसे खींचकर उसके बदन से अलग कर डाला। नहीं, वो चीख उठी। अफत ने तेजी से उसकी कलाई को थाम लिया और घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से चिपका दिया। इस वक्त दोनों का चेहरा आमने सामने बड़े से शीशे में दिख रहा था। अफत ने पीछे से अपनी मुट्ठी उसके कंधे पर टिका दी और शीशे के द्वारा उसका चेहरा दिख गया। डरी सहमी मृणाली उसकी बाहों में खड़ी थी। अफत ने एक हाथ से उसके दोनों कलाइयों को पकड़कर उसके पेट पर उन हाथों को मजबूती से थाम रखा था। लहंगे और ब्लाउज के बीच छलकता हुआ उसका गोरा पेट, पतली सुरहाई सी गर्दन और इन सबसे परे उसकी कहर छाती सूरत, भला कोई क्यों ना पागल हो उसे देखकर। अफत ने अपने दूसरे हाथ को उसकी नाजुक बाहों पर चलाते हुए कहा, हद से ज़्यादा हसीन हो तुम। तुम्हें तो मैं अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता था, पर ये मंजूर नहीं हुआ। तुम्हें तो अब देखो, लाचार खड़ी हो मेरी बाहों में, बिल्कुल बेसहारा। मत करो ये। अफत, एक थप्पड़ की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मृणाली रोते हुए बोली, आ आ आ तुम गलत हो मिसेज धनराज। एक थप्पड़ के लिए तो मैं कभी इतनी नीच हरकत नहीं करूँगा। इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। अफत की इस बात पर मृणाली हैरानी से उसे शीशे में देखने लगी। मतलब क्या है तुम्हारा? अगर ये थप्पड़ का बदला नहीं है तो क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? वक्त रहते मैं खुद तुम्हें सब बताऊंगा, पर अभी तो इस बात को मुकम्मल करने की बारी है। वकील साहिबा। मृणाली का शरीर कांप उठा, उसका दिल धक रह गया। ये सुनकर वो एक बार फिर उससे के लिए कसमसा उठी तो अफत ने अपनी पकड़ हद से ज़्यादा मजबूत कर दी उस पर और वो धीरे से उसके कान में झुककर बोला, मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से में बस जाना चाहता हूँ। मृत भी मुझे नहीं हासिल कर पाओगे, कभी भी नहीं। वो चीख उठी। उसकी बात सुनकर अफत हंस पड़ा और फिर कुछ देर ही शांति के बाद धीरे से बोला, तुम्हारी एक बहन छोटी है ना, कैसा लगेगा तुम्हें अगर मेरे ये आदमी आज रात उसे कच्चा चबा जाए? ये सुनकर मृणाली का दिमाग सुन्न पड़ गया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा तक नहीं है मिसेज धनराज। प्लीज़ प्लीज़ मत करो ये सब। वो बहुत हिम्मत हार कर बिलख पड़ी और उसके आंसू तो मानो सुकून थे अफत के लिए। अब अगर तुम्हारी ज़बान से एक शब्द और तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला तो अपनी बहन के आंसू देखने के लिए तैयार रहना। मृणाली ने कसकर अपनी आंखें मींच लीं और अब छोड़ दिया। उसने खुद अफत को बाहों में उसकी इस हरकत पर अफत मुस्कराया और अब धीरे से दूर हटकर उसी शीशे के द्वारा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अफत ने अपने हाथों से उसका चेहरा फैलाते हुए बोला, आंखें खोलो मणि। मणि उसके मुंह से मणि सुन मृणाली का रोम रोम कांप उठा। पल भर में उसके दिमाग में वो सारी यादें कौंध गईं। जब
वो उसे मोहब्बत की मणि कहकर पुकारता था, पर आज हालात कितने अलग थे। मैंने कहा, आंखें खोलो, मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी आंखों से खुद को मेरा होता हुआ देखो। हर तरह से मृणाली के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रोती क्यों हो मणि? आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। मोहब्बत से ना सही, नफरत से ही सही। कहते ही अफसत ने उसके गाल को धीरे से अपने होठों से छू लिया। मृणाली ने अपनी आंखें मीच लीं और एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज अफसत मत करो ये। इस वक्त अफसत के चेहरे पर सिलवटें पड़ने लगीं। वो शीशे से ही मृणाली को सिसकते हुए देख पा रहा था। ना जाने क्यों, पर उसे यूं देख खुद अफसत के सीने में भी दर्द सा उठा। वो कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर उसे प्यार उसके आंसू देख नहीं पा रहा था। अपने जज्बातों पर काबू नहीं पाया और अगले ही पल उसे झटके से छोड़ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ एक पल के लिए मृणाली को यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में उसे छोड़ दिया है। वो हैरानी के साथ उसे जाते देख रह गई। यहाँ अफसत गुस्से से बाहर निकल गया और हॉल में अटैच बालकनी में खड़ा हुआ। तभी किसी ने उसके सामने सिगरेट जलाकर दी, जिसे अफसत अपने होठों में फंसाते हुए बाहर फैले अंधेरे को देखता रहा। क्या हुआ, नहीं देख पाया ना उसके आंसू? उसके साथ खड़े साहू ने कहा। अफसत खामोश खड़ा सिगरेट सुलगाता रहा। मैं जानता था कि तेरी सारी बातें किधर धमकियां थीं। तू कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकता। तेरे दिल में आज भी उसके लिए प्यार है, वो भी बेहिसाब, साहू ने कहा। तो अफसत ने गुस्से में वो सिगरेट जमीन पर फेंक दी और पैरों से मसल दी। उसकी हालात साहू बखूबी समझ पा रहा था। जनाब, कईयों की मोहब्बत की भी बड़ी अजीब गरीब कहानी होती है। उसी ने तुम्हें एक दिलजला बनाया जो कि उसके दिल में रानी थी। इस पर अफसत घूमकर उसकी तरफ पलटा और साहू की कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला, कोई नहीं है अब वो मेरी, समझा तू? हाँ, वो भी तेरी शकल पर दिख रहा है। अफसत इसका कोई जवाब देता तभी वहाँ उसके एक आदमी का आना हुआ, जिसने उसे कुछ ऐसा बताया जिसके बाद अफसत का दिमाग खराब हो गया। अफसत तेजी से उतरता हुआ नीचे आया और साहू से बोला, क्या बवाल है ये साहू? तूने तो जो किया है कोई मामूली काम है क्या? अरे तूने किसी गली की मामूली लड़की से नहीं बल्कि मृणाली अफाई से शादी की है, वो भी ज़बरदस्ती। और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है कि अच्छी खासी वकील है वो। आवाज़ें तो उठने ही थीं। फाहू गुस्से से बोला तो अफसत का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत फाहू का कॉलर पकड़कर उस पर चीखते हुए कहा, मैं तो कोई 2 कौड़ी का गुंडा ममाली नहीं हूँ क्या? अफसत धनराज हूँ। अफसत धनराज नाम है मेरा। पूरे बिहार में मेरे नाम का सिक्का चलता है और इन उड़ती हवाओं को शांत करना बखूबी जान आता है मुझे। तो फिर क्या करेगा? हाँ, फिर से गोलियां चलाएगा, फिर से खून बहाएगा। पर इसका अंदाजा है तुझे कि इन सब के बाद मालिक पर क्या असर पड़ेगा? साहू भी उतनी ही तेज चिल्लाया। अफसत ने अब झटके से उसकी कॉलर को छोड़ा और अथाह क्रोध के साथ कमर पर सुर्खी बंदूक निकाली और लगातार धार धाड़ हवा में गोलियों की बरसात कर दी। वो इस वक्त गुस्से में तप रहा था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तू अभी बाहर का मामला ठंडा कर, सुबह होने तक मैं सब संभाल लूँगा। और कैसे समेटना है तू ये रायता? साहू का सवाल सुन अफसत ने अपनी ठंडी नज़रों से उसे देखा, जिन्हें देखकर पलकों फाहू भी दब गया। मुझे ज़्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं है, फाहू निकल और तुरंत अपने काम पर लग, अफसत ने कहा। तो फाहू ने अब कोई बहस नहीं की और बिना कुछ पल गमाए चला गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।